तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट इन इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कोलिजन से पहले पीछे वाली जो है यहाँ बॉल तेज चल रही है, आगे वाली धीमी चल रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया u1 माइनस u2। बाद में ये वाली धीमी हो जाती है, ये तेज हो जाती है, सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई v2 माइनस v1। इसको प्रूव करना है, ये जो है सीधे सीधा थ्योरी क्वेश्चन है बच्चों, कर लेंगे। उसके बाद 26 देखिए, इसमें एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी का टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी 2gm/r होती है, gm की जगह छोटा g इंटू आर स्क्वायर लिख दें तो ये इतनी, दो फार्मूले होते हैं एस्केप वेलोसिटी के। तो इसका डेरिवेशन कर लेंगे आप। क्या ये लोकेशन पर डिपेंड करेगी? नहीं डिपेंड करेगी, क्योंकि अर्थ हमारी गोल है। आप चाहे यहाँ से थ्रो करें बॉडी को, यहाँ से थ्रो करें या कहीं से भी थ्रो करें, लोकेशन पर डिपेंड नहीं करेगी इसके वेलोसिटी। हाँ, हाइट पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए आप जो है अर्थ से काफ़ी ऊपर ले जाके पहले ही बॉडी को रखे हुए हैं और यहाँ से फेंकते हैं, तो यहाँ पर देखिए r की जगह r प्लस एच हो जाएगा। जब r प्लस एच होगा तो इसकी वेलोसिटी घट जाएगी। तो इस टाइप से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देयर आर टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम रेडियस एंड सेम टेम्परेचर, बट वन बीइंग सॉलिड अदर बीइंग हॉलो, विच स्फीयर विल एक्सपेंड मोर इफ दे आर हीटेड फॉर द सेम टेम्परेचर। तो बच्चों, अगर सेम टेम्परेचर के लिए हीट किए जाते हैं तो दोनों स्फीयर जो है ना बराबर एक्सपेंड होंगे। देखिए सॉलिड स्फीयर ऐसा होता है और हॉलो स्फीयर में क्या होता है कि ये स्टेप से, तो बाहर वाला एक्सपेंड होगा और जो अंदर वाला है ना वो भी एक्सपेंड होगा। वो उसी रेशियो में एक्सपेंड होगा जिस रेशियो में अगर ये पूरा सॉलिड होता तो एक्सपेंड होता है ना। तो हॉलो और सॉलिड का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो सेम टेम्परेचर तक हीट किए जाते हैं तो दोनों में सेम एक्सपेंशन होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड टू ईच ऑफ देम, है बच्चों। अब देखिए, अगर दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करी जाएगी तब हॉलो वाला जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा। वजह क्या है कि उसका मटेरियल तो कम है सॉलिड के मुकाबले, है ना। तो जब हम उतनी जितनी हीट सॉलिड को देंगे वो पूरे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएगा और उसको एक्सपेंड करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम उतनी ही हीट सॉलिड वाली हीट इसको देंगे तो इसका मटेरियल तो थोड़ा ही है, यानी कि उतनी हीट इसमें जो है ज़्यादा एक्सपेंशन क्रिएट कर देगी। यानी कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो हॉलो विल एक्सपेंड मोर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि गामा जो होता है बच्चों, गामा की वैल्यू कितनी होती है? गामा इज इक्वल टू CP/CB, आपने सुना होगा बच्चों। गामा इज इक्वल टू CP/CB आपने सुना होगा, है। गामा इज इक्वल टू CP/CB, बड़ा फेमस रिजल्ट है। आपको बताना है कि डायटोमिक गैस का गामा घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। अब सुनिए उसकी वजह क्या है बच्चों। डायटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5, जिसमें से 2 तो होते हैं रोटेशनल मोशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 + 3 5 होते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से, और वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट होने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो रिलेशन है गामा का वो ये है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/n। इसमें गामा ऊपर है, n नीचे है, यानी कि अगर n बढ़ता है तो गामा डिक्रीज होगा। दैट्स द आंसर। चलिए इस क्वेश्चन 29 को देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोशन ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ इज रोलिंग मोशन। जैसे कि पहिए का होता है, ऑल व्हील यूज इन ट्रांसपोर्टेशन हैव रोलिंग मोशन, है ना। सभी कार के, बाइक के पहिए रोलिंग मोशन में होते हैं। रोलिंग मतलब वो ऐसे रोटेट भी कर रहे होते हैं और आगे भी जा रहे होते हैं। तो रोलिंग मोशन कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन। आगे भी जाते हैं और रोटेट भी होते हैं विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। जैसे कि अगर गीली मिट्टी होती है तो पहिया फंस जाता है ना, वो स्लिप कर जाता है, वो नहीं होना चाहिए, चलता हुआ पहिया। दिस मीन्स दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बॉटम ऑफ द बॉडी विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस इज एट रेस्ट ऑलवेज। सही है, हमेशा टायर टच में रहता है जमीन के, है ना।
total kinetic energy of rolling body is the sum of translation kinetic energy half mv square and rotational kinetic energy half I omega square. अब आंसर करना है आपने फॉलोइंग क्वेश्चंस को. फॉर ए प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बच्चों फॉर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना, जैसे मान लीजिए जो मोटरसाइकिल कार का पहिया जब चल रहा होता है सड़क पे, वो प्योर रोलिंग होती है, स्लिपिंग नहीं होती. मान लीजिए अगर तेल पड़ा हो तो पहिया जो है रोल की वजह स्लिप कर जाता है, बाइक गिर जाती है, वो नहीं होना चाहिए, है ना. विदाउट स्लिपिंग जो रोलिंग हो रही है, जैसे इजी वे में कार का पहिया आगे जा रहा है, घूमता घूमता आगे भी जा रहा है, वो चीज़ हो रही है. ड्यूरिंग प्योर रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन ऑफ सी एम. ये गलत है बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के अपोजिट दिशा में काम करता है बच्चों. तो ये जवाब इसका गलत है. बाकी बी सी डी तीनों सही हैं, तो इसका जवाब है ए. देखिए केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इसमें एक बॉडी रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, है ना, और विदाउट स्लिपिंग. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 3 मीटर पर सेकेंड है. ए और बी की वेलोसिटी बतानी है बच्चों. तो देखो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है ना, लेफ्ट टू राइट है, वो तो बी की भी होगी और ए की भी होगी, हर पार्टिकल की होती है. लेकिन इसके अलावा एक रोलिंग मोशन के कारण जो है एक एडिशनल लीनियर वेलोसिटी इस पे आ जाएगी, वी बराबर आर ओमेगा से आर ओमेगा, क्योंकि ये इस तरफ रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर आर ओमेगा इधर होगा और ये वाला पॉइंट जो है वो इधर जा रहा है, तभी तो आगे चलेगा ना पहिया. तो ये आर ओमेगा इधर होगा, इसका आर ओमेगा इधर होगा, हैं. तो ये जो ए पर नेट वेलोसिटी होगी ये वी सी एम और माइनस आर ओमेगा, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं प्योर रोलिंग में, तो ये जीरो हो गया. लेकिन बी पर देखिए आर ओमेगा इधर और वी सी एम वाला भी इधर, यानी कि नेट हो गया 6. इसका आंसर है 0,6. देखते हैं अगला पार्ट इसका. इसमें देखिए एक सॉलिड स्फीयर एक हॉलो स्फीयर, दोनों सेम मास के हैं. बताना है कि एक साथ रोल कर दिए कि कौन पहले पहुंचेगा. ये क्वेश्चन कई बार आता है. चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा. देखिए बच्चों, एक बड़ा ही फेमस रिजल्ट है रोटेशनल मोशन चैप्टर में. एक इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी रोल करती हुई आ रही है, जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसका ये फार्मूला होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. के स्क्वायर जो है रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर है. अब देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन का जो स्क्वायर है के स्क्वायर, ये 2/5 एम आर स्क्वायर होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, और के स्क्वायर की वैल्यू 2/3 आर स्क्वायर होती है हॉलो स्फीयर के लिए. अब ये देखिए मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों हुआ. देखिए मैं आपको यहाँ वजह भी बता देता हूँ कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के है तो के टर्म में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो एक्चुअल के बराबर होता है. यहां से आप देखिए एम से एम कट गया तो के स्क्वायर बराबर 2/5 आर स्क्वायर हो गया. ऐसे ही हॉलो के लिए के स्क्वायर 2/3 आर स्क्वायर हो गया. अब आप देखिए यहां पर ये 5 4 20 या 0.4 आएगा, 0.4 आएगा, यहां पर 0.67 आएगा. तो आप समझ सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर कम है. सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर कम है बच्चों. ये देखो, जब सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर कम है तो सॉलिड के लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो देखो एक्सेलरेशन जो है वो के स्क्वायर के इनवर्स है बच्चों. ये देखिए, तो के स्क्वायर की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए कम है हॉलो से, इसलिए एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा होगा हॉलो से. सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो वो जल्दी पहुंचेगा, वो पहले पहुंचेगा. इसका ऑप्शन ए है बच्चों. अब इसका 29 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास दे रखा 1 किलोग्राम, रेडियस इतनी दे रखी है, रोलिंग करता है विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी दे रखी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर. काइनेटिक एनर्जी पूछी है. तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों, चूंकि ये जो आप सोचिए कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ये ऐसे जा रहा है, आगे भी जा रहा है और रोल भी कर रहा है, जैसे किसी बॉल को लुढ़का देते हैं. तो इस पर जो एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ आई एम स्क्वायर दोनों होंगी. देखिए इधर, ये देखो अच्छा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब आई होता है 2/5 एम आर स्क्वायर स्फीयर के लिए, ओमेगा यहाँ हो गया, 2 से 2 कट गया, 1/5 और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को आर ओमेगा स्क्वायर कर दिया हमने. आर ओमेगा वी होता है,
तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/5 एम बी स्क्वायर, 7/10 एम बी स्क्वायर हो गया, 0.7 एम बी स्क्वायर हो गया, है ना बच्चों। टोटल एनर्जी को हमने काइनेटिक प्लस रोटेशनल दोनों एनर्जी को हमने ऐसे इंटरचेंज किया कि ये आंसर जो है एम और वी के टर्म में आ गया। अब हमने जो है एम और वी की वैल्यू डाल दी, 0.7 जूल इसका आंसर है बच्चों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा 29वां क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, तो इसमें ये जो अगला क्वेश्चन हम बता रहे थे आपको 30वां, एक ब्लॉक, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ये। ए ब्लॉक ऑफ मास m अटैच टू ए लाइट स्प्रिंग कांस्टेंट के अदर एंड टू ए फिक्स सपोर्ट, ब्लॉक इज पुल्ड डिस्टेंस x0 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड। जैसे मान लीजिए ये कोई सपोर्ट है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इसे एकदम खींचा है और x0 तक और छोड़ दिया गया है। ब्लॉक देन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, SHM करेगा। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द फोर्स लॉ। अच्छा, ये स्प्रिंग सिस्टम का बड़ा सिंपल एंड फेमस फोर्स लॉ है, F बराबर -kx। रेस्टोरिंग फोर्स जो है एक्सटेंशन के अपोजिट डायरेक्शन काम करता है। अगर आप इसे इधर खींचोगे तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर काम करेगा, और जब ये पीछे दबेगा तो रेस्टोरिंग फोर्स आगे काम करेगा। तो F बराबर -kx, ये इसका जो है फोर्स लॉ है। और दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो कितनी होती है, देखिए ये इसका फार्मूला है, ओमेगा बराबर √k/m। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया बच्चों। और तीसरा है कि 5 किलोग्राम कॉलर इज अटैच टू द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट इतना, ये k दे रखा है 500 न्यूटन मीटर, और एम्पलीट्यूड दे रखा है इसका स्लाइड्स डाउन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, कॉलर इज डिस्प्ले फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम जो खींचा गया एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और मैक्सिमम स्पीड। चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखो बच्चों, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t बराबर 2πm/m/k होता है। m है 5 और k है 500, 1/100 है बच्चों। 2π/10 हो गया, π/5 हो गया। सॉल्व करने पर यह t आ गया बच्चों। अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है SHM के दौरान, जो वेलोसिटी होती है ना बच्चों, है ना, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है a ओमेगा। a एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा सॉल्व किया तो बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों, अब हम 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेक्शन ई। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑन ए लेवल रोड विच फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द कार टू टेक टर्न ऑन ए सर्कुलर रोड। तो बच्चों, ऑन ए लेवल रोड स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जब कार लेवल रोड पे टर्न ले रही होती है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, वाई सर्कुलर रोड्स आर बैंक्ड। सर्कुलर रोड्स बच्चों इसलिए बैंक किए जाते हैं कि जब फ्रिक्शन जो है इनसफिशिएंट हो जाता है, जैसे हाई स्पीड पर कार जब टर्न लेती है तो वो उसके स्किड होने का डर रहता है। ऐसे में जो है आउटर एज को रोड की थोड़ा लिफ्ट कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू इनर एज। और ये जो बैंकिंग ऑफ ट्रैक है, इससे क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कंपोनेंट जो है नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है प्रोवाइड करता है। और इसका जो एक्सप्रेशन है एंगल ऑफ बैंकिंग का फ्रिक्शन को कंसीडर करके, वो ये बहुत ही फेमस डेरिवेशन है, म्यू बराबर √RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो इस तरीके से ये थ्योरी क्वेश्चन था 31 डन। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्कि इसी क्वेश्चन का और पार्ट है कि एक हैवी बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए थ्रेड ऑफ लेंथ r एंड इज बीइंग रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। हमें प्रूव करना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट एक्सीड द टेंशन इन द स्ट्रिंग द हाईएस्ट पॉइंट बाय 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। तो अभी मैं आपको उसको प्रूव करके दिखाता हूँ। और इसका सेकंड पार्ट है कि लोएस्ट पॉइंट पर और हाईएस्ट पॉइंट पर जो सर्कल, वर्टिकल सर्कल पूरा करने की जो कंडीशन है वो क्या होती है बच्चों। आपको शायद याद होगा कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √RG and velocity at lowest point that should be greater than or equal to √5RG। ये स्ट्रेट वे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करके बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये जो 31 क्वेश्चन का जो और पार्ट है, इसमें जो है इस टाइप का एक थ्योरी टॉपिक है। वर्टिकल सर्कल है, जैसे कि एक पत्थर को धागे से बांध कर हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो
तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी VH टेंजेंशियल है, लोएस्ट पॉइंट पर VL है, और इसमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ता है। ये इसकी मेन इक्वेशन है, TL माइनस mg बराबर mv स्क्वायर अपन r। और इसमें TL माइनस mg इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो टेंशन है बच्चों वो ऊपर की तरफ है ना, और वहाँ नीचे की तरफ इसलिए ऐड हो जाता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम कंसिडरेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हम इसे प्राप्त कर लेते हैं, TL माइनस TH इक्वल टू 6 mg। और ऐसे ही आगे एनर्जी कंजर्वेशन से हम पूरा डेरिवेशन करना पड़ता है बड़ा। तो आई होप आप इसे अच्छे से कर लेंगे, मैंने तरह से हिंट दिया है आपको। तो इस तरीके से ये 31 क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब देखिए ये 32 क्वेश्चन है, इसमें एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन निकालना। लिक्विड ड्रॉप में जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 2S/R होता है, और सोप बबल में जो है ये 4S/R होता है, और एयर बबल में दोबारा से 2S/R होता है। और दूसरा है लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर D ब्रेक्स इनटू एन टाइनी ड्रॉप, फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। यानी कि एक बड़ी डायमीटर, एक जो है बड़े डायमीटर D की एक ड्रॉप है, ये फिर कन्वर्ट हो जाती है छोटी छोटी बहुत सी एन ड्रॉप्स में। आपको रिजल्टिंग चेंजिंग एनर्जी बतानी है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों 32 क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, देखिए जब हम एक ड्रॉप को, बड़ी ड्रॉप को हम छोटी ड्रॉप में तोड़ते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है स्प्लिट करने के बाद। तो एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू n। अब इसको हम जरा सॉल्व करेंगे तो r क्यूब बराबर आ जाएगा n इंटू स्मॉल r क्यूब, है ना। आगे देखिए तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R n की पावर -1/3। तो छोटी बड़ी ड्रॉप की इतनी रेडियस होगी। अब चेंज इन एरिया निकालेंगे तो छोटी ड्रॉप का एरिया, बहुत सारी ड्रॉप है उनका एरिया ज़्यादा हो गया, n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो बच्चों अब इसमें जो हमने स्मॉल r की वैल्यू डाल दी है, स्क्वायर कर दिया, कैपिटल R के टर्म में आ गई, और सॉल्व करने पर बच्चों ये आ गया, डेल्टा है 4 पाई r स्क्वायर और n की पावर 1/3 -1। अब जो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया होता है, या जो सरफेस एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन S इंटू इंक्रीज इन एरिया जो हमने ऊपर निकाला है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 32 का सेकंड पार्ट। देखिए 32 का और पार्ट का फर्स्ट सेक्शन देखिए, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय ए बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम। इसकी डेफिनेशन है। उसको इसका डेरिवेशन सीधा क्वेश्चन है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। रो जो है गिरने वाली बॉडी की डेंसिटी है, और सिग्मा जो है वो जिस मीडियम में गिर रही है उसकी डेंसिटी है, और ईटा जो है वो जिस मीडियम में वो गिर रही है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बच्चों। ये सीधा डेरिवेशन है। और दूसरे में क्या है, विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विद एन एयर बबल, जिसका डायमीटर इतना है, और राइज इन लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, एक लिक्विड के अंदर एयर बबल जो है वो ऊपर को उठ रहा है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे रखी है लिक्विड की। तो बच्चों देखिए ये सेकंड पार्ट कैसे होगा बच्चों। तो बच्चों 32वें क्वेश्चन का जो और पार्ट है, उसमें फर्स्ट पार्ट तो डेरिवेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। और जो सेकंड पार्ट है उसमें ये देखिए, एक ड्रॉप है जिसकी डायमीटर रखी है 0.8 mm, रेडियस हमने निकाल ली, ये इतनी हो गई है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है लिक्विड की दे रखी है आपको उसके अंदर, ये ईटा दे रखा है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा ही सिस्टम आ जाती है, 0.9 इंटू 1000 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सिग्मा हो गया। और इस हाई डेंसिटी की कंपैरिजन में एयर की जो डेंसिटी है वो नेग्लिजिबल, इसको हमने 0 ले लिया है बच्चों। अब देखिए क्योंकि एयर बबल जो बबल है वो ऊपर को जा रहा है, तो इसमें रो माइनस सिग्मा के बजाय सिग्मा माइनस रो होगा, 2r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो g अपॉन ईटा। बच्चों इसको हमने सॉल्व किया टर्मिनल वेलोसिटी को, तो बच्चों आंसर आ गया है 0.0021 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से 32वें क्वेश्चन का जो और पार्ट है ये पूरा हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों 33 क्वेश्चन को, इसमें जो क्वेश्चन है ए पार्ट ये है इसका, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस फार्मूला। और बच्चों एक क्लैम्प्ड एट द बोथ एंड्स,
जैसे सितार, गिटार, वायलिन की डोरी होती है, उसमें स्टैंडिंग वेव बनती है बच्चों। तो ये स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का आपको इन्होंने इक्वेशन दे दिया है बच्चों। अब एक्स और वाई मीटर में है, टी सेकेंड्स में है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1.5 मीटर है और इसका मास जो है वो इतना है। आंसर द फॉलोइंग, डज द फंक्शन रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव? बच्चों स्टेशनरी वेव है ना, इस डोरी जिसके सिरे बंधे होते हैं वहां स्टेशनरी वेव बनती है। इंटरप्रेट द वेव एज ए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो बच्चों इसमें आपको स्टैंडिंग वेव का डेरिवेशन करना है। ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो डेरिवेशन है इसे आपने करना है, जो थ्योरी में आपको कराया गया है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव? तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं और तब ये जो है अपना आंसर आ जाता है। यहां पर बाय मिस्टेक मैंने v लिख दिया है, ये सॉरी ये y है। अच्छा, तो चलिए मैं दिखाता हूं किस टाइप से ये किया गया है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, पहले हमने गिवन इक्वेशन लिख दी, फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी। अब दोनों को कंपैरिजन किया तो देखिए लैम्डा बराबर 3 आ गया और 120 पाई की जगह 2 पाई v बाई लैम्डा है। 2 पाई v बाई लैम्डा 120 पाई है, तो यहाँ लैम्डा हमने जो तीन निकाला है यहाँ डाल दिया, पाई कट गया, v आ गया 180। फिर हमने फॉर्मूला लगाया v बराबर न्यू लैम्डा और यहाँ से न्यू बराबर v अपन लैम्डा, तो अपना ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तीनों चीजें आ गई बच्चों कंपेरिजन करके। फिर पूछा है इसके डोरी में वो निकालो टेंशन। तो बच्चों टेंशन जो होती है इस फार्मूले में यूज होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टेशनरी वेव अंडर टी बाई एम होता है। तो हमने क्या किया, पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाला। ये देखिए टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड किया तो ये आपका मास पर यूनिट लेंथ आ गया स्मॉल m। फिर हमने फार्मूला लगाया v बराबर अंडर टी बाई एम, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, t बराबर v स्क्वायर इंटू एम। सॉल्व किया बच्चों तो 648 न्यूटन की टेंशन इसमें आ गई है बच्चों। इस प्रकार से ये 33 क्वेश्चन का ए पार्ट जो है हमारा हो गया है। तो देखिए बच्चों 33 क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, लास्ट क्वेश्चन, उसका एक दूसरा पार्ट भी है और पार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 31, 32 और 33, इन तीनों में ऑप्शन मिलेगा आपको 5-5 नंबर वालों में। तो अभी हमने जो ए पार्ट है वो किया, अब और में आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। और इसमें भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये जो है सीधे रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस जो होता है उसका एक्सपेरिमेंट है। रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस जो होता है, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड with a movable piston at the other end shows resonance with a fixed frequency source 340 Hz। यानी कि एक ऐसी ट्यूब है ना, इसमें यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन है ना, इसको अब ज़्यादा अप डाउन करके इसकी एयर कॉलम की लेंथ को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है 340 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, उसको साउंड करते हैं तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी और अंदर एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो रेजोनेंस, एक तेज साउंड सुनाई पड़ती है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। तो जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी 340 है तो 2 बार रेजोनेंस सुनाई पड़ता है। एक बार जब ट्यूब की लेंथ 25.5 मीटर है L1, फिर 79.3 L2। आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना है ना, तो एज इफेक्ट कैन बी निगलेक्टेड। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये क्या थ्योरी है। देखिए पहला केस ये है, पहले केस में क्या है कि आपको पता है कि खुले सिरे पर हमेशा एक एंटी नोड चाहिए और दूसरे सिरे पर नोड चाहिए। एंटी नोड और नोड इनके बीच में मिनिमम लेंथ होती है λ/4। तो पहले केस में L1 है λ/4। उस समय जो है ये वाला सोर्स मैच कर जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। उसके जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एंटी नोड और यहाँ पर नोड चाहिए, अब बीच में एक नोड और बन जाता है और एक एंटी नोड भी यहाँ पर बनता है बच्चों। तो अब देखिए, अब जो ट्यूब की लेंथ है वो 3 λ/4 है, तो L1 = λ/4 क्योंकि 1/4 वेव बन रही है और ये 3 λ/4 क्योंकि 3/4 वेव बन रही है। आपको पता है कि ये जो वेव होती है ना पूरी, ये 1 लैम्डा होता है पूरा। अगर यहाँ से यहाँ तक है तो 1/4 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक है तो λ/2, यहाँ से यहाँ तक है तो 3 λ/4 और ये पूरी है तो लैम्डा। ये देखिए ये 3/4 वेव है तो 3 λ/4 बन गया। L1 है λ/4, L2 है 3 λ/4, L2 माइनस L1 किया बच्चों तो हमारा ये आ गया λ/2 और लैम्डा आ गया 2 × L2 माइनस L1। अब एक फार्मूला होता है v बराबर न्यू लैम्डा, यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल लेंगे v बराबर न्यू लैम्डा।
तो लैम्डा की वैल्यू डाल दी हमने, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब कितनी फ्रीक्वेंसी के सोर्स से रेजोनेंस हो रहा है, ऊपर आप मैंने बताया था ग्रीन कलर का एक मैंने ट्यूनिंग फॉग बनाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्स है बच्चों, है ना, 340 हर्ट्स है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है 340 और L2 दे रखा है 79.3 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर में बदल लिया, ऐसे 25.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया और मैंने इस फॉर्मूले को लगा के स्पीड ऑफ साउंड निकाल लिया 365.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं कि इसमें बी पार्ट क्या है बच्चों। एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग का क्लोज पाइप है, मतलब क्लोज मतलब एक तरफ से क्लोज, और कौन सा हार्मोनिक इसमें बनेगा अगर एक सोर्स 430 हर्ट्ज का जो है उसको रेजोनेंस के लिए ट्राई करे। अगर यही सोर्स एक ऐसे पाइप में लाया जाए जिसके दोनों खुले सिरे हों, है ना, स्पीड ऑफ साउंड 340 दे रखी है, तो आप क्या करेंगे। देखो बच्चों, पहले हम बात करते हैं क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है ना बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू, वो V/4 होता है क्लोज्ड पाइप पर, क्लोज्ड एट वन एंड। तो इसमें देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाली मैंने, तो 425 हर्ट्ज आ रही है, यानी कि जो ये वाला पाइप होता है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 425 हर्ट्ज है, और हम कौन सा ट्यूनिंग फॉर्मूला ले रहे हैं 430 का, ये अप्रॉक्स 425 है, यानी कि पहला वाला मोड उस सोर्स से एक्साइट हो जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक विल बी एक्साइटेड in this pipe of which is closed at one end। अब देखिए दूसरे पार्ट में कहा गया है कि अगर यही पाइप दोनों तरफ से खुला हो तब क्या होगा। खुले पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी वो V/12 होती है। बंद पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप देखिए V/4L होती है, खुले सिरे की V/12 होती है। तो ये आइए 850, यानी कि अगर खुला पाइप है और आप एक ट्यूनिंग फॉग यहाँ पर ला रहे हैं तो इसमें जो पहला मोड बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 850 होगी, जबकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो 430 है। अब 430 जो है इट इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 850, सो द पाइप विल नॉट बी रेजोनेंस विद द गिवन सोर्स, यानी कि इस बार कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, कोई भी मोड एक्साइट नहीं होगा बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ।